हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर फर्स्ट है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा में क्लास 7 में आपको आदर्शवाद के बारे में बताने वाली हूँ कि आदर्शवाद विचारधाराएँ क्या हैं, इसकी क्या विशेषताएं, इसके क्या गुण हैं, क्या उद्देश्य हैं, क्या दोष हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है और हमें अब क्या क्या पढ़ना है। तो मैंने जो पहला आपका जो यूनिट है प्रारंभिक शिक्षा, इसमें मैंने शिक्षा की संकल्पना, उसका अर्थ, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के प्रकार यानी औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा के बारे में पढ़ लिया है। और प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि यानी प्राचीन काल शिक्षा क्या होती है, मध्यकालीन शिक्षा क्या है, आधुनिक कालीन शिक्षा क्या है, ये सब मैंने पढ़ लिया है। आज मैं पढ़ने वाली हूँ प्रमुख शैक्षिक विचारधाराएं एवं विचारक, यानी प्रमुख शैक्षिक विचारधाराएं एवं विचारक में पहला जो आपका टॉपिक है वो है आदर्शवाद। इस आदर्शवाद के बारे में मैं आपसे बात कर रही थी। इसी आदर्शवाद के बारे में आपको बताने वाली हूँ कि आदर्शवाद या प्राचीनवाद या प्रकृतिवाद आदर्शवाद या प्राचीनवाद या विचारवाद किसे कहते हैं, इसके बारे में बात कर रही हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आपने ये पहली वीडियो नहीं देखी हैं, जितनी भी मैंने पढ़ा दी हैं, अगर उसे नहीं देखा तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मैंने दे दी है, उस प्लेलिस्ट से आप वीडियो को देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आदर्शवाद या विचारवाद क्या होता है? तो आदर्शवाद जीवन की सबसे प्राचीन विचारधारा कही जाती है और शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवादी विचारधारा को लाने का श्रेय कमीनियस, पेस्टोलॉजी, फ्रॉबेल, प्लेटो आदि को है। ठीक है, तो जो इसमें क्या कहा गया है, जो आदर्शवाद है यानी प्राचीन या विचारवाद है, ये जीवन की सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन विचारधारा कही जाती है। ये सबसे पुरानी विचारधारा है। ठीक है, और ये सबसे पुराना विचारवाद है। और शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवादी विचारधारा को लाने का श्रेय जो है वो सबसे पहले इसमें जो मेन है वो हैं आपके सुकरात और प्लेटो हैं। ठीक है, जो मेन है वो तो आपके हैं सुकरात, उसके बाद आए प्लेटो। ठीक है, उसके बाद प्लेटो आए, उसके बाद आपके कमीनियस, पेस्ट्रोलॉजी और फ्रॉबेल जी आए थे। ठीक है, फिर क्या है आदर्शवाद का अर्थ एवं परिभाषा। तो आदर्शवाद आपके अंग्रेजी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बने हैं, एक आइडिया और एक लिज्म। यानी कि आदर्शवाद यानी आइडियोलिज्म शब्द से, अंग्रेजी भाषा के आइडियोलिज्म शब्द से मिलकर बना है। और ये जिसमें से पहला शब्द जो है वो है आइडिया और दूसरा शब्द है लिज्म, यानी आइडिया और लिज्म इन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसे हम पूरा मिला देते हैं तो ये आइडियोलिज्म बन जाता है। और ये आइडियलिज्म, जिसका आइडिया का मतलब आपको पता है कि आइडिया का मतलब होता है विचार और इज्म का मतलब होता है वाद। ठीक है, तो आइडिया इज्म से मिलकर बना है, तो आइडिया का मतलब होता है विचार और इज्म का मतलब होता है वाद, यानी कि आदर्शवाद को हम विचारवाद भी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार क्या हो गया, आदर्शवाद अंग्रेजी भाषा के आइडियलिज्म शब्द से मिला है। आइडिया और इज्म, पहला शब्द आइडिया और विचार जिसे हम विचार कहते हैं और दूसरा शब्द इज्म जिसे हम वाद कहते हैं। इस प्रकार दोनों का अर्थ क्या हो गया, विचारवाद। यानी आदर्शवाद को हम विचारवाद भी कहते हैं क्योंकि विचारों को ही, इसमें जो हमारे सुकरात और प्लेटो थे, इन्होंने विचारों को ही प्राथमिकता दी। इन्होंने मानसिक प्रक्रिया और तर्कों के आधार पर प्राथमिकता दी है, इसको आदर्शवाद और विचारवाद को। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रकृति से ज़्यादा मनुष्य को सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना है। ठीक है, इन्होंने कहा आज जो कुछ भी है इस संसार में वो किसके द्वारा है, मनुष्य के द्वारा है। ठीक है, इन्होंने संसार की उत्पत्ति का जो कारण माना है वो मन और आत्मा को माना है। इन्होंने कहा जो कुछ भी है वो हमारे मन में है, वो हमारी आत्मा के द्वारा है, वो हमारे विचारवाद के द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा है, हमारे तर्कों के द्वारा है। ठीक है, इन्होंने जो कुछ भी माना है वो प्रकृति को ना मानकर सर्वश्रेष्ठ, बल्कि उन्होंने मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ माना। यानी आज जो कुछ भी है वो मनुष्य के द्वारा ही है, मनुष्य के द्वारा ही हमारे संसार की संस्कृति, हमारे संसार की नैतिकता का पालन हुआ है या उनका क्या हुआ है, उनका योगदान है या उनकी प्राथमिकता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा है कि इन्होंने सबसे ज़्यादा ईश्वर पर विश्वास रखा है। इन्होंने ना कि प्रकृति पर विश्वास किया, इन्होंने सबसे ज़्यादा ये ईश्वर पर विश्वास रखते थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। विचारवाद इसको इसलिए कहा गया क्योंकि विचारों पर बल देते हुए आदर्शों की व्याख्या और खोज करते हुए उसकी स्थापना का प्रयास करता है। ठीक है,
इसलिए विचारवाद अपने परिणाम में आदर्शवाद का ही रूप है, इसलिए इसे आदर्शवाद कहा जाता है। अब इसकी क्या क्या परिभाषाएं हैं, दो लोगों ने इनकी परिभाषाएं दी, दो क्या बहुत सारे लोगों ने दी, लेकिन जो मेन आपके पेपर में पूछी जाती हैं वो दो हैं। DM दत्ता के शब्दों में क्या कहा गया है, इन्होंने आदर्शवाद को क्या बताया, इन्होंने कहा कि वह सिद्धांत जो अंतिम सत्ता को आध्यात्मिक मानता है। इन्होंने आध्यात्मिक मतलब जो ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा है आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो आखिरी सत्ता तक या अंतिम सत्ता तक ये ईश्वर पर ही विश्वास रखते हैं या आध्यात्मिकता को मानते हैं। दूसरा है, प्रोफेसर हॉर्न महोदय ने कहा है कि आदर्शवाद संसार, बुद्धि एवं इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति है। ये संसार, बुद्धि और इच्छा शक्ति की क्या है, अभिव्यक्ति है। अगला है आदर्शवाद की विशेषताएं एवं सिद्धांत। तो आपको पता है आदर्शवाद विचारधाराओं ने या विचारकों ने पूरे जगत को या संपूर्ण जगत को दो भागों में बांट दिया। इन्होंने कहा एक तो है आध्यात्मिक जगत और दूसरा होता है भौतिक जगत, ठीक है। तो आदर्शवाद ने जो अपने जो सिद्धांतों को और विचारों को दो भागों में बांटा है, एक है आध्यात्मिक जगत और दूसरा है भौतिक जगत। तो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत इन दो भागों में बांटा है। इनकी विशेषताएं क्या क्या थी, इन्होंने कहा कि इसमें भौतिक की अपेक्षा आध्यात्मिक को अधिक लक्ष्य और महत्वपूर्ण माना है, यानी कि ये ईश्वर पर ज़्यादा विश्वास रखते थे, ये भौतिक चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास नहीं रखते थे, ठीक है। ये प्रकृति पे ज़्यादा विश्वास नहीं रखते थे, ये ईश्वर पे विश्वास रखते थे। ये क्या करते थे, ये विचारों की प्राथमिकता, उनकी मानसिक प्रक्रिया, उनके तर्कों के आधार पर प्राथमिकता देते थे। ये संसार की उत्पत्ति का कारण मन और आत्मा को मानते थे, ना कि प्रकृति को, ठीक है। अगला है आदर्शवादी विचारधारा ने प्रकृति की अपेक्षा मानव प्राणी को महत्वपूर्ण माना है। मैंने कई बार आपसे ये स्टार्टिंग में ही समझाया कि आदर्शवादी जो विचारधारा है, इन्होंने प्रकृति की अपेक्षा मानव को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना है, सर्वश्रेष्ठ माना है, क्योंकि इस विचारधारा के अनुसार मानव प्राणी बुद्धि युक्त है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि मानव एक बुद्धि से युक्त है और बुद्धि के द्वारा ही भविष्य की योजनाओं को निश्चित कर सकता है। यानी हम बुद्धि के द्वारा या मनुष्य बुद्धि के द्वारा ही अपने भविष्य की योजनाओं को क्या कर सकता है, निश्चित कर सकता है, ठीक है। उनकी संस्कृति, उनकी रचनाओं, उनकी आध्यात्मिकता, नैतिक आदर्शों, इन सब का आधार बुद्धि ही है। बुद्धि के द्वारा ही इस संसार की संस्कृति का, रचनाओं का, आध्यात्मिकता का और नैतिक आदर्शों का ही आधार हुआ है। थर्ड है आदर्शवादी वस्तु की अपेक्षा विचार को अधिक महत्वपूर्ण समझता है। आदर्शवादियों के अनुसार विचार ही सत्य है। ये क्या करता है, ये वस्तु से ज़्यादा ये क्या करता है, ये वस्तु की अपेक्षा ये विचार यानी सोचने की क्षमता को या तर्क को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझता है। ये आदर्शवादियों के अनुसार विचार ही सत्य है। आदर्शवादी कुछ आध्यात्मिक सत्यों तथा मूल्यों का प्रतिपादन करता है। ये आध्यात्मिक मूल्य होते हैं सत्यम, शिवम और सुंदरम, ठीक है। अब अगला है आपका आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है, यानी किस तरीके से हम शिक्षा का उद्देश्य आदर्शवाद के द्वारा होता है। तो आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार व्यक्ति का उत्कर्ष तथा आत्मानुभूति एवं उसमें निहित अलग अलग सर्वोच्च शक्तियाँ और क्षमताओं का प्रगतिकरण एवं अच्छे मार्ग की ओर जाना ही शिक्षा का उद्देश्य माना जाता है। यानी व्यक्ति के चरित्र का, व्यक्ति के नैतिकता का, व्यक्ति की आध्यात्मिकता का, इन सभी का विकास जो है वो आदर्शवाद का अच्छे मार्ग की ओर जाता है। यही उनका शिक्षा का उद्देश्य है, ठीक है। दूसरा है व्यक्ति की सामाजिक पहलू का अधिकतम विकास करना, यानी उसकी सामाजिक पहलू का ज़्यादा विकास करना, आत्म प्रकाशन का अवसर मिलना आवश्यक है। तीसरा है शाश्वत आदर्शों मूल्यों की प्राप्ति। ये जीवन के शाश्वत मूल्य और आदर्श हैं। इन्हीं आदर्शों को और मूल्यों को प्राप्त करके व्यक्ति में प्रेम, उत्साह, दानशीलता, त्याग, धैर्य, परोपकार आदि गुणों से युक्त होता है। अगला देखिए कुछ दोष भी हैं। ऐसा नहीं है कि आदर्शवाद में केवल अच्छाइयाँ ही हैं, दोष भी कुछ हैं। कौन कौन से हैं? आदर्शवादी शिक्षा सैद्धांतिक अधिक है और व्यवहारिक कम है, ठीक है। ये शिक्षा सैद्धांतिक ज़्यादा होते हैं और व्यवहारिक कम होते हैं। इनके उद्देश्य अमूर्त हैं, ठीक है, जो हमें दिखाई नहीं देते। इनके अमूर्त मतलब क्या होता है, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, इनके वो उद्देश्य होते हैं जिनका प्रबंधन बालक के वर्तमान जीवन से नहीं बल्कि भावी जीवन से होता है। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि सीखने वाले की बुद्धि, योग्यता, क्षमता, रुचि आदि की उपेक्षा करके अथवा उसके गौड़ स्थान प्राप्त करके बालक को कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता है।
क्योंकि शिक्षा अंतः शक्तियों का विकास करना है, ऊपर से थोपना नहीं होता है। ये आदर्शवादियों का बहुत बड़ा दोष है। भाई किसी भी शिक्षा, किसी भी बच्चों की सीखने की बुद्धि, योग्यता और क्षमता, रुचि, उसकी अपेक्षा करके या उसे गौड़ स्थान प्राप्त करके बालक को कुछ भी नहीं हम सिखा सकते हैं कि बच्चों की बुद्धि बहुत तेज है, उसकी योग्यता तेज है, उसकी क्षमता तेज है, उसकी रुचि तेज, इसके आधार पर भी ज़रूरी नहीं कि हम इसी के आधार पर बच्चों को सिखा सकते हैं। ठीक है, शिक्षा जो होती है वो अंतर शक्ति यानी हमारे अंदर की शक्ति का विकास करती है। हम शिक्षा को थोप नहीं सकते हैं। ठीक है, यह आदर्शवादियों का बहुत ही बड़ा दोष है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।